हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा सारथी। मेरा नाम है शिवांश। आप बताइए क्या हाल चाल है। आज की क्लास में हम लोग सीडीपी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटेलिजेंस, इमोशन और कॉग्निशन के 50 से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन करेंगे। और ये मैं इंश्योर करता हूं, ये प्रैक्टिस अगर आपने कर ली, मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं, इसके बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। क्योंकि इसके पहले मैंने पूरी क्लासेस कवर करा दी। उन्हीं क्लासेस का एक प्रैक्टिस सेट है जहां पे मैंने 50 से ज्यादा सवालों को रखा है। इसके बाहर कोई सवाल इंटेलिजेंस, कॉग्निशन और इमोशन पे आएगा ही नहीं, क्योंकि सारे फैक्ट्स कवर है, सारी परिभाषाएं कवर है, सारे थिंकर कवर हो गए, कुछ भी यहां पे नहीं छोड़ा है। आप लोग बैठो, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, क्लास में ही सब कुछ याद करा दूंगा मैं आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। फ्री बैच चल रहा है, जल्दी से इनरोल करो और देखना शुरू करो यूट्यूब पे। चलिए मैं पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूं। चलो देखो आपको कितना आता है यहाँ पे, ठीक है। आप ये ट्राई करने का प्रयास करो, आपको इसमें से कितना आता है। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि उन्होंने कहा था सर पीडीएफ में ही आंसर लिख के दो, ताकि चीजों को और हम तुरंत रिवाइज करें क्लास में ही। तो चलो पीडीएफ में ही इस बार आंसर लिखा है। चलो हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पुस्तक में लिखा गया, कौन सी बुक में यह सिद्धांत लिखा गया है। बहुत सिंपल सा जवाब है फ्रेम्स ऑफ माइंड। उन्होंने अपनी फ्रेम्स ऑफ माइंड में बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो आपको दो चीजें यहां से याद हुई। हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत कौन सा है? बहुबुद्धि का सिद्धांत। उनकी बुक कौन सी है? फ्रेम्स ऑफ माइंड। क्लियर? चलो अच्छा, उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत कब दिया है? 1983 में दिया है, ये भी याद रखोगे आप लोग। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखने क्या कह रहा है संज्ञान के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया ऐसा बोला। मैंने बोला था ना, जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने बोला तो जो चिंतन है संज्ञानात्मक पक्ष में मानसिक क्रिया है। जब मानसिक क्रिया की बात है तो किसका नाम ध्यान रखोगे? रॉस का नाम ध्यान रखोगे। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? रॉस। ठीक है, क्लियर है? ये रॉस की डिफिनीशन है, याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए हम लोग थोड़ा इसको जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे। आई थिंक अब दिख रहा है, पूरा क्लियरली दिख रहा है। अभी मेरे से आपका कैमरे की वजह से कट रहा है थोड़ा सा, लेकिन चलो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको क्वेश्चन अच्छा अभी दिखना चाहिए, दिख रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल कह रहा है 1912 में विलियम स्टैंड वाला जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था, उसमें 100 से गुणा करके किस मनोवैज्ञानिक ने संशोधन किया? भाई 100 से गुणा किसने किया था? 100 से गुणा किया था लुईस टर्मन ने। आपको याद होना चाहिए 100 से गुणा किसने किया है? लुईस टर्मन ने किया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था बहुत अच्छा फॉर्मूला उन्होंने दिया है, MA/CA × 100, जहां पे MA क्या होती है? मेंटल एज होती है, ये क्रोनोलॉजिकल एज होती है। ये फॉर्मूला विलियम स्टर्न का था। जब उन्होंने 100 से गुणा कर दिया तो फॉर्मूला किसका हो गया? लुईस टर्मन का हो गया। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर दूं, MA/CA किसका फॉर्मूला है? विलियम स्टर्न का। जब 100 से गुणा हो गया तो लुईस टर्मन का हो गया, और लुईस टर्मन ने 100 से गुणा किया था, ध्यान रखना। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। विलियम मैकडूगल के 14 मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत में युयुत्सा नामक मूल प्रवृत्ति कौन से संवेग से जुड़ी है? युयुत्सा, कॉम्बैट। बेटा कॉम्बैट जो जुड़ी वो एंगर से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? एंगर, क्रोध, गुस्सा, मतलब बहुत गुस्सा हो रहा है। युयुत्सा मतलब कॉम्बैट। अच्छा आपने सुना है कभी गेम में, अगर आपने वीडियो गेम खेला हो तो वहां पे कॉम्बैट वर्ड बहुत यूज होता है। वहां पे वीडियो गेम में कॉम्बैट वर्ड बहुत यूज किया जाता है। कॉम्बैट मतलब युद्ध की बात हो रही है, तो युद्ध गुस्से में ही होता है। तो इसका आंसर डी हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, देखो पढ़ो। कह रहा है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के त्रितंत्री या त्रिचापी सिद्धांत में, यानी जो त्रितंत्री सिद्धांत है उसमें बुद्धि को दैनिक समस्याओं से निपटने का कारण स्ट्रीट स्मार्ट बुद्धि कहा है। क्या कहा है? स्ट्रीट स्मार्ट बुद्धि कहा है। ठीक है, कह रहा है ये मतलब किस प्रकार की बुद्धि को निपटने के लिए बात की जा रही है यहां पे, बताओ किस प्रकार की बुद्धि को दैनिक समस्याओं से निपटने के लिए बोला गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, कंफ्यूज नहीं होंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है आरबी कैटल के सिद्धांत के अनुसार जो तरल बुद्धि है, यानी फ्लूइड इंटेलिजेंस, ये जन्मजात होती है और उम्र के साथ कम होती है। ऐसा किसने बोला है? आरबी कैटल ने। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होती है, ठोस बुद्धि जो है, उसके अनुभव वातावरण और प्रशिक्षण से अर्जित होती है।
और उम्र के साथ बढ़ती जाती है। ये बताओ ये किसका कथन है? चलिए बताइए। तो आपको इसमें से ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबी कैटल का जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। जो आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है, जो तरल बुद्धि होती है, जन्मजात होती है और उम्र के साथ कम होती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आरबी कैटल ने क्या दिया है? तरल बुद्धि जो बताई वो जन्मजात होती है। तरल बुद्धि कैसी होती है? जन्मजात होती है। और इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो तरल बुद्धि है उम्र के साथ कम होती जाती है। ठीक है। और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो जो ठोस बुद्धि अनुभव होते हैं ये वातावरण और प्रशिक्षण से आते हैं। क्लियर? ये कहां से आते हैं? वातावरण और प्रशिक्षण से आते हैं। चलो, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। चलो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। देखो कह रहा है संवेगों की तीव्रता बढ़ने पर व्यक्ति के सोचने और निर्णय लेने की क्षमता। मैंने कल बताया था भैया, जब आप बहुत गुस्से में होगे या बहुत प्रेम की अवस्था में होगे या कोई ऐसा संवेग जो बहुत एकदम हाई लेवल पे पहुंच चुका है, उस समय आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। उस समय बुद्धि काम वाम नहीं करती है, ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट तो सही है एकदम। कह रहा है देखो, हाँ, तो रॉबर्ट जोजोंक के अनुसार संज्ञान और संवेग एक दूसरे पर गहराई से निर्भर होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, फंसा दिया इसने यहाँ पे। रॉबर्ट जोजोंक ने कहा था कि जो संवेग और संज्ञान एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। संवेग का संज्ञान पे और संज्ञान का संवेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो केवल और केवल पहला स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। देखो क्या कह रहा है, एक 10 वर्ष का बच्चा उन प्रश्नों को आसानी से हल कर लेता है जो 12 वर्ष के बच्चे हल करते हैं। सोचो, जो 12 वर्ष के बच्चे सवालों को हल करते हैं वो 10 वर्ष का बच्चा हल कर रहा है। तो लुईस टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण दिया था उसमें बच्चे को किस श्रेणी में रखोगे? सुपीरियर, वेरी सुपीरियर, जीनियस या एवरेज? तो जो बच्चे को रखा जाएगा वो वेरी सुपीरियर में रखा जाएगा। कहां पे रखा जाएगा? वेरी सुपीरियर में रखा जाएगा। अच्छा, क्यों रखा जाएगा वेरी सुपीरियर में? क्योंकि वेरी सुपीरियर में उस प्रकार के बच्चे आते हैं जो अपनी उम्र से आगे वाली उम्र के सवालों को सॉल्व कर रहे होते हैं। चलो, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में देखती है कि एक छात्र कृषि कार्यों, पेड़ पौधों, है ना, जीव जंतुओं के प्रति बहुत गहरा लगाव रखता है, गहरी समझ प्रदर्शित करता है। बहुबुद्धि के अनुसार इस छात्र में किस प्रकार की बुद्धि की प्रधानता है? बताओ, इसमें कैसी बुद्धि है? तो इसमें प्रकृतिवादी बुद्धि है, नेचुरलिस्टिक बुद्धि है। यानी जो प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाए, जीव जंतुओं के प्रति प्रेम दिखाए, नेचुरलिस्टिक बुद्धि है। ध्यान रखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल, एक साइड आपको क्या दिए गए हैं? मनोवैज्ञानिक दिए गए हैं, एक साइड उनके सिद्धांत दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये करना है, बहुत प्यार से करना है। देखो, ई थांडाइक का कौन सा सिद्धांत है? ई थांडाइक का कौन सा सिद्धांत है? बताओ, ई थांडाइक का कौन सा सिद्धांत है? बहुकारक बालू रेत का सिद्धांत। ईएल थांडाइक जो है, ईएल थांडाइक का कौन सा सिद्धांत है? बहुकारक का सिद्धांत है। लुईस टर्मन का समूह कारक का सिद्धांत है, याद रखेंगे। जेपी गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत है। हार्वर्ड गार्डनर का कौन सा है? बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, याद रखेंगे। ईएल थांडाइक का बहुकारक, लुईस हस्टन का समूह कारक, जेपी गिलफोर्ड का त्रिआयामी और हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है। आई होप चीज समझ में आ गई होगी, याद भी हो रही होगी थोड़ा बहुत। चलो हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। तो यहां से हमारा पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा, तो दूसरे का तीसरा हो गया, तीसरे का पहला, तीसरे का पहला, बेटा यही आंसर है। अगला सवाल क्या कह रहा है? बहुबुद्धि की परिभाषाओं के संदर्भ में कथन दिया है, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। कौन कौन से 4 शब्द हैं? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ये किसने कहा है? अल्फ्रेड बिने ने कहा है। तो ये डिफिनीशन किसकी है? अल्फ्रेड बिने की है, याद रखेंगे। जब 4 शब्दों की बात आ जाए तो ये अल्फ्रेड बिने की डिफिनीशन हो जाएगी। कौन कौन से 4 शब्द हैं? ज्ञान है, आविष्कार है, और कौन सा है? निर्देश है और आलोचना। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल क्या कह रहा है? मनोविज्ञान में इमोशनल इंटेलिजेंस की अवधारणा का सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे पहले किसके द्वारा लाई गई? इमोशनल इंटेलिजेंस को सबसे पहले 1990 में पीटर सोलोवी और जॉन मेयर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम।
बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पीटर सलोवी और जॉन मेयर। पीटर सलोवी और जॉन मेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा 1953 में भाटिया बैटरी परीक्षण किस प्रकार की बुद्धि का परीक्षण है? भाटिया बैटरी परीक्षण, भाई साहब क्या परीक्षण है, भाटिया बैटरी परीक्षण किस प्रकार की बुद्धि का परीक्षण है? भैया बताओ 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 बताओ, किस प्रकार की बुद्धि का परीक्षण बैटरी परीक्षण से किया जाता है? तो वो क्रियात्मक परीक्षण, जिसके अंतर्गत 5 उप परीक्षण आते हैं, ध्यान रखना। किस मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में कॉन्शियसनेस को बैड शब्द कहा है, बैड वर्ड कहा है? 100 बार ये चीज मैंने बोली है, कम से कम 100 बार बोली, ये आंसर नहीं गलत होना चाहिए। ये कहा है विलियम जेम्स ने नहीं कहा है, जेपी गिलफोर्ड ने नहीं कहा है, विलियम मैकडूगल ने कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट। एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक किसकी है? विलियम मैकडूगल की है। कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस को बैड वर्ड किसने कहा है? विलियम मैकडूगल ने कहा है, भूलना नहीं है, ठीक है। इसे मनोविज्ञान में संस्कृति मुक्त परीक्षण, कल्चर फ्री टेस्ट माना जाता है। मनोविज्ञान में कल्चर फ्री टेस्ट किसको मानते हैं? कल्चर फ्री टेस्ट, तो कल्चर फ्री टेस्ट माना जाता है रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस को। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक थोड़ा सा न्यू चीज है, इसलिए ध्यान रखना है। संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बुद्धि की विशेषताओं पे, कथनों पे विचार करना है, थोड़ा कथनों पे विचार कर लो। क्या कह रहा है, कौन सा कथन? बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत चलती नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्टिकल ग्रोथ जो होती है वो जीवन पर्यंत चलती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला स्टेटमेंट गलत है। और बुद्धि का आधार वंशानुक्रम होता है, लेकिन इसके विकास में वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, केवल और केवल दूसरा सही है, यहां पे ध्यान रखना, केवल और केवल दूसरा। अगला सवाल कह रहा है इमोशन से रिलेटेड। जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार, जेम्स लैंग के सिद्धांत के अनुसार पहले शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बाद में संवेग की अनुभूति होती है। बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट सही है गलत? बिल्कुल सही है। पहले आपके अंदर शारीरिक परिवर्तन होंगे, बाद में संवेग की अनुभूति होगी, ठीक है। फिर कैनोर बोल्ड ने क्या है सिद्धांत मानता है कि शारीरिक उत्तेजना, संवेगात्मक अनुभूति दोनों एक ही समय पे आती हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, तो आपका सी सही आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक छात्र परीक्षा हॉल में बैठते ही अपनी तेज धड़कन और पसीने को महसूस करता है। वो मन में सोचता है कि ये परीक्षा मेरे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और संज्ञानात्मक व्याख्या के आधार पे वो घबराहट का भी अनुभव करता है। उसके अंदर संवेग भी, एक घबराहट नाम का संवेग भी आ रहा है ना। वो केवल शारीरिक उत्तेजना नहीं, बल्कि संज्ञानात्मक व्याख्या से संवेग उत्पन्न हुआ है। यानी सिर्फ शारीरिक उत्तेजना से नहीं, बल्कि एक संज्ञानात्मक व्याख्या से ये संवेग उत्पन्न हुआ है। ये स्थिति संवेग के किस सिद्धांत को दिखाती? बेटा ये सवाल करो, बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ शारीरिक, देखो शारीरिक उत्तेजना नहीं आई है, बल्कि उसने एक व्याख्या करी है अपने कॉग्निटिव मन में कि ये परीक्षा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मन में सब कर रहा है, सब मन में ही सोच रहा है, और इसकी वजह से उसके अंदर घबराहट होने लगी है, संवेग आ गया है। तो ये कैसा सिद्धांत है? ये द्विकारक का सिद्धांत है, ध्यान रखना। ये सेक्टर सिंगर का द्विकारक सिद्धांत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सिंपल मैंने यहाँ पे लिख के दी है कि ये द्विकारक सिद्धांत है। इसके अनुसार शारीरिक उत्तेजना से नहीं संवेग उत्पन्न होते, बल्कि संज्ञानात्मक व्याख्या भी आवश्यक होती है, ठीक है। यानी शारीरिक उत्तेजना यानी संवेगों के लिए सिर्फ शारीरिक उत्तेजना नहीं चाहिए, संज्ञानात्मक व्याख्या भी चाहिए। ऐसा किसने बोला? द्विकारक सिद्धांत, सेक्टर सिंगर के सिद्धांत ने। बुद्धि परीक्षण के दौरान 8 वर्षीय बच्चा 10 वर्ष की आयु स्तर के सभी प्रश्नों को सही सही हल कर लेता है, ठीक है। 11 वर्ष के आयु स्तर का एक भी प्रश्न हल नहीं कर पाता है। 8 वर्ष का है, 10 वर्ष के सवाल कर लेता है, 11 वर्ष के नहीं कर पाता है। बुद्धि परीक्षण की महत्वपूर्ण अवधारणा, इस बच्चे की बेसल आयु और टर्मिनल आयु क्या है? बेटा टर्मिनल आयु क्या होती है? जिसके आगे की चीजें वो नहीं कर पा रहा है, जिस जगह की चीजें वो नहीं कर पा रहा है। यानी 11 वर्ष हो जाएगी इसकी टर्मिनल आयु, और बेसल आयु क्या हो जाएगी? 10 वर्ष। क्लियर? क्लियर है?
अच्छा बेसल आयु टर्मिनल आयु मैंने पढ़ाया है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। बेसल आयु कौन सी होती है? ऐसी आयु, ध्यान से सुनो, ऐसी आयु जिस आयु तक के सवाल बच्चा हल कर पा रहा है, और टर्मिनल आयु यानी जिस आयु के सवाल बच्चा हल नहीं कर पा रहा है। देखो एक साइड मूल प्रवृत्ति दी गई है, एक साइड आपको उससे जुड़ा संवेग दिया गया है, ठीक है। एक साइड आपको मूल प्रवृत्ति दी गई है, एक साइड उससे जुड़ा आपको संवेग दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम यही ध्यान रखेंगे हम लोग। देखो ध्यान से, escape, हम भागते किससे हैं? डर से भागते हैं। डर से भागते हैं कि नहीं भागते? अप्रियता का मतलब क्या होता है भैया? घृणा हो गई है, घृणा है मान लो किसी से, किसी वस्तु से, किसी चीज से, है ना। शिशु रक्षा, पुत्र कामना का क्या मतलब हो जाएगा? प्रेम, वात्सल्य, जैसे माँ का प्रेम होता है। और आत्महीनता मतलब हीन भावना। तो ये जो ये सब इधर क्या है? ये मैकडूगल की इंस्टिंक्ट थ्योरी की ये मूल प्रवृत्तियां हैं। 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी, ये 4 मूल प्रवृत्तियां मैंने यहाँ पे लिखी हैं और उनके संवेग मैंने बताए हैं। तो एक बार केवल रीड कर लेना बस, इजी है। देखो सवाल कह रहा है मनोविज्ञान के क्षेत्र में इंटेलिजेंस का सबसे पहले यूज किसने किया है? 1885 में इंटेलिजेंस शब्द का यूज किसने किया था? सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा, भूलना नहीं है। देखो ये नाम भूलोगे तो कितना कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि चीजें फिर याद नहीं होती हैं, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। सही व्यक्ति पर सही मात्रा में सही समय पर सही तरीके से क्रोधित होना आसान नहीं है। बेटा ये डेफिनेशन किसकी है? मैंने आपको कल बताई थी ये डेफिनेशन, अरस्तु की है। एरिस्टोटल ने डेफिनेशन दी है कि सही व्यक्ति पर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य से और सही तरीके से, सही सही हो गया सब, गुस्सा करना ही क्या है, मतलब अरस्तु ने दिए कथन। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में अनपढ़ सैनिकों, सिपाहियों और रसोइयों की भर्ती के लिए सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का यूज किया गया था। किस बुद्धि परीक्षण का यूज किया गया था? किस बुद्धि परीक्षण का यूज किया गया था ये बताना है आपको। किस बुद्धि परीक्षण का यूज किया गया था ये बताना है आपको। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का यूज किया गया था तो कंफर्म है, लेकिन किस अशाब्दिक बुद्धि का यूज किया था? आर्मी से आर्मी याद रखो, सैनिक से सैनिक, सिपाही ये सब याद रखो यहां से। देखो जेपी गिलफोर्ड के त्रिआयामी मॉडल के वर्तमान स्वरूप में बुद्धि के कितने ब्लॉक बताए गए हैं? बहुत सिंपल है, जेपी गिलफोर्ड ने एक मॉडल दिया जिसका नाम था 3D मॉडल या बुद्धि रचना सिद्धांत। उसमें कितने ब्लॉक बताए गए थे? तो ब्लॉकों की संख्या थी 180। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऐसे ही सवाल कभी कभी टेट में आते हैं जो बिल्कुल कंफ्यूजन होते हैं कि 150 होगा कि 120 होगी कि 190 होगा कि 180 होगा, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है? ये क्या हो रहा है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत जेरोम ब्रूनर ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को किन तीन प्रमुख अवस्थाओं में विभाजित किया है? भैया जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को कौन सी 3 प्रमुख अवस्थाओं में डिवाइड किया है? तो जो जेरोम ब्रूनर की 3 प्रमुख अवस्थाएं थी वो थी, एक थी इनएक्टिव, एक आइकॉनिक और एक सिंबॉलिक। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक बुद्धि के कुछ कथन दिए हैं। संवेगों को दबाना उचित नहीं माना जाता है, ठीक है, बल्कि उनका सब्लिमेशन किया जाना चाहिए। उनको डायरेक्शन दे दो कि तुम्हारा ये संवेग हम इस साइड से दे देंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हमारा सही है। डेनियल गोलमैन के अनुसार व्यक्ति के जीवन की सफलता में बुद्धि लब्धि का योगदान 80% होता है, संवेगात्मक बुद्धि का योगदान 20% होता है। बेटा ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब आपको पता है क्यों रॉन्ग है? उन्होंने उल्टा, यहां पे उल्टा लिख दिया है मैंने। बेटा संवेगात्मक बुद्धि का योगदान कितना होता है? 80% होता है, और बुद्धि लब्धि का योगदान कितना होता है? 20% होता है। डेनियल गोलमैन के अकॉर्डिंग बात चल रही है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे स्टेटमेंट में मैंने कहीं लिखा है, देखो EQ 80% होता है और IQ 20% होता है। फिर अगला सवाल आपका चार्ल्स स्पीयरमैन पे सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे।
चार्ल स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के संदर्भ में कथन दिया। द्विकारक में जी फैक्टर आता है और एस फैक्टर आता है। जी फैक्टर होता है जन्मजात, सार्वभौमिक, व्यक्ति की सफलता इसी पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, बिल्कुल सही है, परेशान नहीं होना, बिल्कुल सही है। एस फैक्टर अर्जित होता है। एस को हम अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं ट्रेनिंग से, अभ्यास से, है ना, बार बार करत करत अभ्यास से। वही वाला एकदम कथन याद आना चाहिए। फिर एक बच्चा कह रहा है सर धीरे धीरे पढ़ाओ, तो वो आपके लिए भी एक कथन है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल। तो भैया हम तो सींच रहे हैं, एक एक क्वेश्चन से आपको सींच रहे हैं। अब एग्जाम के दिन ऋतु आएगी, फल मिलेगा आपको। फल हो सकता है कुछ दिन बाद मिल जाए, ऋतु आनी शुरू हो जाएगी एग्जाम के दिन से, रिजल्ट में फल मिल जाएगा। तो बस अभी सींच रहे हैं तो तैयार रहो, भागो मत यहाँ से। खाद पानी हम दे ही रहे हैं आपको। खाद दे कि दाद दे, चलो कुछ नहीं देंगे, हमें कुछ नहीं देना है, ठीक है। चलो एक और एक छोटी सी बात बताता हूँ, बड़ी प्यारी बात है। एक बच्चे का मैसेज आया, यूपीएससी का था वो, अलग ही लेवल का बच्चा था। वो क्या कह रहा है, कह रहा सर नोट्स मत दो, खुद से लिख लेंगे। मैंने कहा लिख लोगे? उसने कहा हम लिख लेंगे। मैंने अगले दिन स्लाइड ही नहीं दी क्लास में, स्लाइड ही सबसे पहले उसका मैसेज आया। मैं लिटरली बोलो सबसे पहले उसका मैसेज, सर स्लाइड तो दे देते, लिखेंगे कैसे? मैंने कहा पहले तुमने कहा स्लाइड मत दो, फिर कह रहे लिखेंगे कैसे, ये क्या बात हुई? फिर कह रहा सॉरी सर। देखो, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में बच्चों को किसी नई समस्या का समाधान खोजने के लिए उनके विचारों का एक मानसिक चित्र तैयार करने को कहती है। मतलब एक शिक्षिका शिक्षक बच्चों से क्या कह रही है कि समस्या है, इसको खोजो, फिर उसका माइंड मैप बनाओ ताकि उनका मन सक्रिय रहे, वे निरंतर खोज और विश्लेषण पर रह सकें। मनोविज्ञान की भाषा में इसे क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान की भाषा में इसे क्या कहते हैं बताओ? मनोविज्ञान की भाषा में इसे क्या कहा जाता है? मेटा संज्ञान नहीं कहा जाता है, इसे माइंड मैपिंग कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। एक छात्र मशीनों, उपकरणों और ठोस वस्तुओं की कार्यप्रणाली को बहुत आसानी से समझ लेता है। भविष्य में एक कुशल इंजीनियर या मैकेनिक बनने की क्षमता रखता है। तो भविष्य में वो क्या बन सकता है? मैकेनिक बन सकता है या इंजीनियर बन सकता है। थॉर्नडाइक के गैरेट के बुद्धि परीक्षण के अनुसार इस छात्र में किस प्रकार की बुद्धि है? तो भैया इस छात्र के अंदर जो बुद्धि है वो कॉन्क्रीट है, क्योंकि कॉन्क्रीट बुद्धि ही में मैंने कॉन्क्रीट बुद्धि के लिए ही मैंने बताया था आपको, अगर याद नहीं है तो कॉन्क्रीट बुद्धि के लिए मैंने बताया था ऐसा व्यक्ति या तो इंजीनियर बनता है, या मैकेनिक बनता है, क्योंकि इसकी बुद्धि मैकेनिक टाइप की होती है, कंक्रीट टाइप की बुद्धि होती है, मैकेनिकल इंटेलिजेंस होता है। हाँ, बुद्धि के एक साइड सिद्धांत दिए गए हैं और वो सिद्धांत किसने दिया है? ये सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बस आप ये इस तरीके के सवाल मत छोड़ो, बाकी सारी चीजें मैं मैनेज कर लूंगा, आपको सारी चीजें याद करा दूंगा, ठीक है? ये मेरी जिम्मेदारी है, बस ऐसे सवाल मत छोड़ना आप लोग, ठीक है? कह रहा है कि एक कारक का सिद्धांत किसने दिया? तो एक कारक का सिद्धांत तो अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। अल्फ्रेड बिनेट ने ही दिया है, जो यूनिफैक्टर थ्योरी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इसको नोट डाउन करके रख लो आप, कहीं पे एकदम इसको स्टार बना लो। यूनिफैक्टर थ्योरी अल्फ्रेड बिनेट ने दी है। द्विकारक सिद्धांत, ये भी आपको पता होगा, आज सवाल में हम लोगों ने इसको किया है, 2 बार आया है चार्ल्स स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, ठीक है? पास मॉडल किसने दिया है? पास मॉडल जेपी दास ने दिया है, और स्तर 1 और स्तर 2 की बात किसने करी है? आर्थर जेनसन ने करी है। तो मैं जो 2 इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट करता हूं। एक ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अल्फ्रेड बिने वाला, और एक आपको ये ध्यान रखना है द्विकारक सिद्धांत, जो कि चार्ल्स स्पीयरमैन। आप कम से कम ये 2 याद रखो, ठीक है? चलिए, संवेग के संदर्भ में यह प्रसिद्ध परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? जब भावात्मक अवस्था तीव्र हो जाती है तो उसे संवेग कहते हैं। ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? जब भावात्मक अवस्था बहुत तेज हो जाएगी तो उसे संवेग कहते हैं। वुडवर्थ ने नहीं कहा है, उसे कहा है जरसील्ड ने, ठीक है? ध्यान रखेंगे, जरसील्ड की डिफिनीशन है, तो कम से कम इतना याद करने में हम लोगों को क्या जाता है, थोड़ा याद ही कर लेंगे। ये क्या हुआ है, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को भी। ओ, नेट की प्रॉब्लम, मैंने बोला था ना, होता क्या है कि नेट की प्रॉब्लम से कभी कभी पीडीएफ अपलोड नहीं होती है आगे की। वेट, अभी तो सही दिख रहा है यार, है ना? कोई दिक्कत होगी तो मैं देख लूंगा, मैं इसीलिए बार बार मैं चेक करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे फोन में ना मैंने वो कनेक्ट कर रखा है, तो जैसे यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है वो यहाँ पे फोन पे होती है, मतलब फोन पे शो कर रही होती है। वाईफाई के थ्रू 2 डिवाइस कर, मैं लैपटॉप कनेक्ट करता हूँ, ये फोन रखता हूँ कनेक्ट करके, ताकि पता क्या होता है, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही, क्योंकि कई बार क्या होता है मुझे पता नहीं लगता। कल मैंने क्लास रिकॉर्ड करी, भाई साहब पॉज हो गई, नेट की वजह से पॉज हो गई वो। अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने फोन नहीं देखा, मैंने फोन साइड में रखा हुआ था, मैं ध्यान ही नहीं दिया, मैं क्लास पढ़ाता चला गया, और मैंने क्या देखा, भाई रिकॉर्डिंग पॉज है। 1 घंटे तक मैं ऐसे बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही। फिर मैंने उस क्लास को दोबारा रिकॉर्ड किया है,
मतलब वो संभव भैया को संभव सर को देनी थी, तो मैंने दोबारा रिकॉर्ड करी वो क्लास, अलग ही लेवल पे थी वो क्लास। देखो अगला सवाल क्या कर रहा है, 1866 में क्रियात्मक बुद्धि यानी परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। वेरी गुड। किससे माना जाता था, मतलब किसे माना जाता है, क्रियात्मक बुद्धि का परीक्षण किसे माना जाता है? तो क्रियात्मक बुद्धि का जो परीक्षण है वो माना जाता है सेंगुइन फॉर्म बोल्ड परीक्षण को, ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अगला सवाल है, देखते हैं। रूवेन, ये सवाल क्या कह रहा है, रूवेन ऑन बार द्वारा प्रस्तुत संवेगात्मक बुद्धि के मॉडल में संवेगात्मक बुद्धि के कुल कितने प्रमुख कारकों का वर्णन किया गया है? कितने कारक बताए गए हैं रूवेन मॉडल में? इस मॉडल में कितने कारकों का वर्णन किया गया है? तो ध्यान रखना, इसमें कारक बताए गए हैं 5, ठीक है। और कौन कौन से कारक हैं यहाँ पे शायद लिखे भी हैं मैंने यहाँ पे। एक है अंतरा, अनुकूलन, दबाव और सामान्य, ठीक है, ध्यान रखें। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत में यह माना है कि बुद्धि नाम का कोई तत्व ही नहीं है? अलग ही कहानी चली गई भाई साहब, अलग ही खेल रहे, मतलब कह दिया आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत। पहली बात तो सोचो आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत किसका है, और ये बुद्धि नाम का तत्व ही नहीं है, उन्होंने ऐसा बोल दिया कि बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब बताओ, बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है, तो उन्होंने जिसने बोला उसका नाम है बीएस ब्लूम, ठीक है। आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत, तो बुद्धि नाम का कोई तत्व ही नहीं होता, ऐसा उन्होंने बोल दिया। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, जिस प्रकार आईक्यू का मापन किया जाता है उसी प्रकार ईक्यू का मापन करने के लिए किस सूत्र का यूज किया जाता है? तो ईक्यू का मापन करने के लिए भी यही फॉर्मूला का यूज होता है, सेम फॉर्मूला होता है, बस केवल एक वर्ड चेंज हो जाता है, बस सिंपल। बेटा ईक्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, EQ इज इक्वल टू हो जाएगा इमोशनल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो ये कहां पे है, सी ऑप्शन में है, ठीक, सी है ना, बिल्कुल सही है। संवेग के तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए हैं, संवेग के तत्वों के कथन दिए हैं। देखो क्या कह रहा है, संवेग की अवस्था में शरीर में होने वाले विभिन्न परिवर्तन को साइकोलॉजिकल एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये कथन आपका सही है, बिल्कुल। संवेदी तत्व को संवेग के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक भाग माना जाता है। तो यहां पे जो वर्ड लिखा है सेंसरी एलिमेंट, तो सेंसरी एलिमेंट को कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना है, संवेग का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग नहीं माना जाता। संवेग का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग जो आता है वो पता कौन सा है? ये पहली बात तो गलत हो जाएगा आपका, ये चीज ध्यान रखना है। इसमें आते हैं आपके जैसे संज्ञानात्मक चीजें पक्ष आता है, व्यवहारात्मक पक्ष आता है, ये चीज पक्ष आता है, ठीक है। लुईस टर्मन द्वारा दिए गए बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण, देखो लुई टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण दिया था। कैसे व्यक्तियों को इम्बिसाइल बोला जाता है, यानी मूढ़ व्यक्ति बोला जाता है? मतलब अच्छा सुनो, स्टेटमेंट है कि 50 से 69 के मध्य बुद्धि लब्धि वाले व्यक्तियों को मूढ़ व्यक्ति कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, आप ये बताओ, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बेटा गलत है स्टेटमेंट, 50 से 69 वालों को नहीं बोला जाता है। 24 से कम बुद्धि वाले व्यक्ति को जड़ बुद्धि कहा जाता है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये पहला आपका केवल और केवल दूसरा यहाँ पे सही है। तो जो मूढ़ बुद्धि वाले होते हैं ये अल्प आयु वाले होते हैं, 50 से 69 वाले, मूढ़ बुद्धि वाले नहीं आते, ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगला सवाल हमारा कौन सा है, नीचे तो नहीं लिखा है यहाँ पे, नहीं। देखो एक बालक को किसी अन्य बच्चे द्वारा अपशब्द कहने पर पहले उसे अपशब्द का ज्ञान होता है, फिर उसे क्रोध आता है, अंत में वह उसे मारने की प्रतिक्रिया करता है। मारने जा रहा है, क्रोध में आ गया, एकदम युद्ध करेगा, भाई साहब युद्ध में आ चुके हैं ये बालक, ऐसा कैसे हो रहा है, मारने की प्रतिक्रिया कर रहा है। वो मूल प्रवृत्ति के 3 पक्षों के अनुसार बालक का क्रोध उत्पन्न होना किस पक्ष को दर्शा रहा है? भैया बालक के अंदर क्रोध आ चुका है, तो ये कैसा पक्ष है? ये बेटा पक्ष आता है उसका भावात्मक पक्ष, इफेक्टिव। गुस्सा आ गया, संवेग उत्पन्न हो गया उसका, एकदम बढ़िया वाला। चलो कोई नहीं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों को सम्यक व्यायाम के बारे में, भैया व्यायाम करते हो कि नहीं करते हो, किया करो व्यायाम के बारे में। देखो बात चल रही है यहाँ पे जो भावात्मक नियंत्रण एवं आत्म अनुशासन की अवधारणा से संबंधित है। संवेगात्मक बुद्धि के विकास के संदर्भ में यह अवधारणा किस दर्शन से ली गई? सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम बेटा जैन धर्म की बात की जा रही है। सम्यक दर्शन, ये सारी चीजें कहाँ पे बात की जाती है? जैन धर्म में बात की जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नहीं, बौद्ध दर्शन की बात हो रही है यहाँ पे।
मैं कंफ्यूज हूँ, सम्यक दर्शन की बात नहीं, बौद्ध दर्शन की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि जब भी हम ऐसे आत्म अनुशासन की यहाँ पे बात हो रही है और भावात्मक नियंत्रण की बात हो रही है, ताकि आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल रखो, इस वजह से इसको बौद्ध दर्शन से जोड़ के आंसर दिया गया है। ठीक है, ध्यान में मैं इसका चेक कर लेता हूँ एक मिनट, आंसर क्या है, बी ही है, क्योंकि बौद्ध दर्शन में ही भावात्मक नियंत्रण, आत्म अनुशासन जैसे उदाहरण दिए गए हैं, इसलिए सम्यक व्यायाम की जो अवधारणा है वो बौद्ध दर्शन से ली गई है। ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जितना मैं क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए, 14 मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत में एक साइड मूल प्रवृत्ति दी गई है, एक साइड आपको उससे जुड़े संवेग दिए गए हैं, और शुरू में 4 कर चुके थे, फिर से 4 आ गए। चलो इनको आप लोग ट्राई करो, पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूं, इनको आप लोग ट्राई करो, इनको मैं कह रहा हूं सिर्फ ट्राई करना है, सोच के ट्राई करना है आपको। ठीक है, आपको सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस पे ट्राई करना है। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, जिज्ञासा के पीछे का संवेग कौन सा काम करता है, जिज्ञासा के पीछे जो संवेग काम करता है वो होता है आश्चर्य का संवेग। अरे अच्छा, कैसे, कहां, कब, कौन, किस लिए, ऐसे। ठीक है, और भोजन का जो संवेग है वो भूख से जुड़ा हुआ है, सीधी बात है, बताने की जरूरत ही नहीं। सामूहिकता का संकेत एकाकीपन से जुड़ा है। ठीक है, और रचनात्मकता का आनंद से, क्रिएटिवनेस से। ठीक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बुद्धि की परिभाषा में यह कथन किसका है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि या क्षमता है। बुद्धि को विधि और क्षमता किसने बोला, कल मैंने बताया था, बुद्धि को जो विधि और क्षमता किसने बोला, बुद्धि को विधि और क्षमता बोला है वुडवर्थ ने, कल मैंने बताया था, इन्होंने ही बुद्धि को क्या बोला है, विधि बोला है और क्षमता बोला है। ठीक है, याद रखेंगे। कह रहा 11 से 17 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों के लिए देश का पहला मिश्रित बुद्धि परीक्षण 1975 में किसके द्वारा किया गया था, तो पीएन मेहरोत्रा के द्वारा किया गया था। यह परीक्षण 1975 में किया गया है, इसको मिक्स्ड इंटेलिजेंस भी बोला जाता है, और ये 11 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच किया जाता है। ठीक है, देश का पहला परीक्षण माना गया, ध्यान रखना। तो ये चीज आपको याद कर लो, अगर बेटर हो तो चीजें याद रहेंगी और बेटर रहेगा। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक के रूप में वर्णित करना और अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं, ऐसा किसने बोला है, ऐसा किसने बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीन पियाजे ने बोला है, बताने की जरूरत नहीं है और वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो आ गया है स्टर्नबर्ग का त्रितंत्री सिद्धांत, कितनी बार आएगा, सवाल में 10 बार आ चुका है, मतलब 10 बार तो नहीं, 3-4 बार तो आ चुका है। उसके अनुसार एनालिटिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत समस्या समाधान के हेतु, समस्या समाधान करने के लिए 3 प्रमुख कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। देखो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का कौन सा सिद्धांत है, त्रितंत्रीय, उसमें एक एनालिटिकल इंटेलिजेंस है। एनालिटिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत जब आप कोई समस्या का समाधान करते हैं तो कौन कौन से 3 कंपोनेंट आते हैं, ये बताना है आपको, कौन कौन से 3 कंपोनेंट इसके अंतर्गत आ रहे होते हैं, आपको ये बताना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए उसके अंतर्गत पता कौन से 3 कंपोनेंट आते हैं। एक आता है मेटा कंपोनेंट, एक आता है नॉलेज कंपोनेंट, निष्पादन परफॉर्मेंस वाला जिसको कहते हैं, और एक आता है नॉलेज, यानी मेटा मेटा कंपोनेंट आएगा, एक आएगा परफॉर्मेंस, एक आएगा नॉलेज। नॉलेज वो भी एक्विजिशन, ये याद रहेगा आपको, आई थिंक ये पॉइंट याद रहना चाहिए, लंबे समय तक आप इसको याद रखना, सिंपल है। क्योंकि भैया किस मनोवैज्ञानिक ने चूहे की पूंछ काट दी थी, लैमार्क के अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम का कड़ा विरोध करते हुए। भैया एक तो लैमार्क का कौन सा सिद्धांत था, अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत, इसको खंडित करने के लिए एक व्यक्ति ने चूहे की पूंछ काट उड़ा दी, भैया पूंछ उड़ा दी। अब बताओ ये पूंछ किसकी, मतलब किसने काटी थी ये पूंछ, विलियम मैकडूगल ने काटी है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने काटी है, विलियम जेम्स ने काटी है, या रॉबर्ट जोंजोक ने काटी। तो भैया पूंछ काटी थी विलियम मैकडूगल ने। तुम इतनी अच्छी बुक लिखे हो, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, तुमने पूंछ काट दी, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बुद्धि के सिद्धांतों में कथन दिए गए हैं कुछ, चलो पढ़ो। कह रहा है हैब का जो सिद्धांत है, हैब के सिद्धांत के उत्तर का बुद्धि और खा बुद्धि वातावरण के अनुभव से अर्जित होती है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे। का बुद्धि और खा बुद्धि वातावरण से आती है, हैब का सिद्धांत है। ठीक है,
और कैली ने अपनी पुस्तक, कैली की एक बुक है द क्रॉस रोड इन द माइंड ऑफ अ मैन, ये लास्ट में सबसे पहले मैंने बता दिया था, सबसे लास्ट में मैंने बताया था पहले ही। बुद्धि के 9 कारकों का उल्लेख किया है। हाँ बिल्कुल सही है, उन्होंने बुद्धि के 9 कारक बोले हैं, ठीक है। ईक्यू, संवेगात्मक बुद्धि, इसके मापन और मॉडल के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं। क्या कथन दिए हैं? केवी पेराइट्स के गुण आधारित प्रतिमान ने संवेगात्मक बुद्धि को व्यक्तित्व का एक गुण माना है। तो हम ये कह सकते हैं, हाँ चलो व्यक्तित्व का एक गुण तो माना है, ये तो मान सकते हैं, सिंपल सी डिफिनीशन है। MSCEIT, ये जो परीक्षण है इसका मेयर सॉल्वरी, इसको मैं लिख देता हूं, मेरे से यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं लिख रहा हूँ एक सेकंड। मेयर सेल्वोरी कैरुसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे, इधर यहाँ पे मेरे को लैपटॉप पे स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे नहीं दिख रही, ठीक है। हेलो 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 बच्चा पार्टी, हेलो। यार पता है मेरा कैमरा ऑफ हो गया है, तो अभी कैमरा ऑन नहीं हो रहा है इसमें, तो मैं ऐसे करा देता हूँ सारे सवाल, ठीक है। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बैठ के कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं सेम वैसे ही करना है यार, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो 17 वर्ष से अधिक आयु की व्यक्तियों के लिए व्यक्तियों की संवेगात्मक बुद्धि को मापने के लिए विकसित किया गया था। तो बेटा ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इतना टफ सवाल आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी करने में क्या जाता है, एक बार कर लिया। जी देखो यहाँ पे फॉर दिया हुआ है, मेयर सेल्वरी कॉर्सो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। एक छात्रा विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में बिना रुके स्पष्ट और धारा प्रवाह रूप से अपने विचार प्रस्तुत करती है। उसके पास शब्दों का एक विशाल भंडार है। लुईस थर्स्टन की 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के अनुसार इस छात्रा में कैसी क्षमता है? उसके पास शब्दों का जब विशाल भंडार होगा तो उसके पास कैसी क्षमता आ जाएगी? शब्द प्रवाह क्षमता, ठीक है। एक याद है SPNVWMR मैंने कराया था, बस वही ध्यान रखना है, SPNVWMR। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक शिक्षक बच्चों को एक जटिल समस्या देता है, उनसे उस समस्या का अनेक अनेक और नवीन समाधान सोचने को कहता है। शिक्षक बच्चों में मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा दे रहा है? तो शिक्षक जो बच्चों में चिंतन को बढ़ावा दे रहा है भैया, अब सारी डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा दे रहा है। कैसी थिंकिंग को बढ़ावा दे रहा है? क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा दे रहा है, ध्यान रखेंगे। एक साइड आपको बुद्धि परीक्षण दिए गए हैं और एक साइड उसके निर्माता दिए गए हैं, तो ये सवाल आपको करना है। तो ध्यान से सुनो, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। जो साधारण मानसिक योग्यता वाला परीक्षण है, साधारण मानसिक योग्यता वाला परीक्षण जो है, साधारण मानसिक परीक्षण जो है, मानसिक योग्यता वाला परीक्षण ये दिया था डॉक्टर एस जलोटा ने, ठीक है। ये पहले से कनेक्टेड होगा, ए से कनेक्टेड होगा, ठीक है, ध्यान रखा। और अगला कौन सा हमारा यहाँ पे कह रहा है? पॉइंट स्केल। पॉइंट स्केल जो है वो दिया था CH राइस ने, तो ये CH राइस यहाँ पे है, तो इसको हम B से कनेक्ट करेंगे, ध्यान रखना। और फिर अगला कौन सा है? गुड इनफ। तो गुड इनफ किसने दिया है? गुड इनफ दिया है प्रमिला पाठक ने, तो इसको हम C से कनेक्ट करेंगे। और कौन सा है? आर्मी अल्फा, या युद्ध युद्ध वाली बात हो रही है, तो इसमें इसको हम कनेक्ट करेंगे A से, ठीक है। नहीं सॉरी, D से, ठीक है, D है। बुद्धि परिभाषाओं के संदर्भ में बुद्धि ज्ञान अर्जित करने की क्षमता है, ये कथन किसने कहा था? बुद्धि ज्ञान अर्जित करने की क्षमता है, तो ये कहा था वुड्रो ने, ठीक है। किसने कहा था? वुड्रो ने, क्लियर। चलिए, किस मनोवैज्ञानिक ने 1911 में अमेरिका में बिनेट टेस्ट का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है? बिनेट टेस्ट का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो अनुवाद किया है विलियम स्टर्न ने, ध्यान रखेंगे। विलियम स्टर्न, नहीं 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 सॉरी, गोडार्ड ने किया है। विलियम स्टर्न, तो मेरे को नाम ध्यान आ गया, बार बार वही ध्यान आ रहा है आजकल। गोडार्ड ने किया है, ठीक है। वेस्लर इंटेलिजेंस के अंतर्गत WAIS परीक्षण, WAIS परीक्षण, ये जो परीक्षण है वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल इसको बोला जाता है, किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए किया जाता है? तो इसको किया जाता है 16 से 64 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, ठीक है।
बुद्धि मापने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, इंटेलिजेंस बुद्धि नापनी है, बुद्धि नापी जाएगी, आपकी भी नापी जाएगी, चिंता क्या कर रहे हो। संवेग को परिभाषित करते हुए किसने कहा है कि संवेग किसी भी प्रकार से आवेश, भड़कने या उत्तेजित होने की स्थिति को व्यक्त करता है। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? ये स्टेटमेंट किसने कहा है बेटा? ये स्टेटमेंट कहा है जरसील्ड ने। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। जरसील्ड ने बोला है सब। किसने बोला है? जरसील्ड ने ऐसा बोला है। क्लियर है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आप कम से कम याद रखो इसको, ठीक है। क्लियर है? तो यहां तक कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं क्लास में ही याद कराते चल रहा हूं, वैसे 2-3 बार बोल देता हूं। भारत में इमोशनल इंटेलिजेंस के मापन है तो मंगल सेवा बुद्धि मापनी किसके द्वारा बनाई गई? मंगल सेवा बुद्धि मापनी किसके द्वारा बनाई गई? तो ये बनाई गई थी डॉक्टर LK मंगल, शुभ मंगल, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है? वैयक्तिक शब्दिक परीक्षण, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, केवल पढ़े लिखे साक्षर व्यक्तियों के लिए ही उपयोगी है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो कोई शाब्दिक शब्दों की बात नहीं, नहीं पढ़े लिखे की बात हो रही। अशाब्दिक परीक्षणों का बहुत समर्थन किया, उन्हें सर्वश्रेष्ठ बताया गया। लुईस टर्मन ने अशाब्दिक का भैया समर्थन नहीं किया था, उन्होंने अशाब्दिक परीक्षणों का समर्थन नहीं, बहुत कड़ी आलोचना करी है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, गलत है, केवल पहला सही है। संज्ञानात्मक विकास से जुड़े तथ्यों पर विचार करो। लेव वायगोस्की ने अपने सिद्धांत में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया को बहुत इंपॉर्टेंट माना। बिल्कुल सही है, सामाजिक अंतःक्रिया को इंपॉर्टेंट माना है, ये का स्टेटमेंट तो सही है। अगला कह रहा है BS ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में 6 स्तर होते हैं, जिनमें सबसे उच्च स्तर ज्ञान का होता है। देखो, सबसे उच्च स्तर ज्ञान का नहीं होता, ज्ञान का जो स्तर होता है वो सबसे निम्न स्तर होता है। तो यही स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आपको लगेगा हाँ ज्ञान की बात हो रही तो ज्ञान तो सबसे ऊपर आएगा, है ना? ऐसा नहीं है, ज्ञान निम्न स्तर होता है, सबसे निम्न स्तर होता है ज्ञान का, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, मैंने कराया है यार ये चीज पहला के, वो सही है यहाँ पे। विद्यालय के वार्षिक उत्सव में एक छात्र नृत्य प्रतियोगिता और खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है क्योंकि उसका अपने शरीर की गतिविधियों पर बेहतरीन नियंत्रण है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, उसमें अगर कोई व्यक्ति जो अपने शरीर पे बहुत अच्छा नियंत्रण रखता है तो वो किस प्रकार की बुद्धि का एग्जाम्पल है? तो बेटा वो शारीरिक बुद्धि, यानी काइनेस्थेटिक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। एक कक्षा में शिक्षिका देखती कि जब भी कोई छात्र उदास या परेशान होता है तो उसका सहपाठी तुरंत उसकी भावनाओं और दृष्टिकोण को समझ लेता है तथा उसे सांत्वना देता है कि भैया तुम उदास मत हो। डेनियल गोलमैन की सामयिक बुद्धि के अनुसार इस सहपाठी का यह व्यवहार मुख्य रूप से किस क्षमता को दर्शाता है? कि वो दूसरे की भावनाओं को बहुत तेजी से समझ रहा है। तो यानी कि उसके अंतर्गत इम्पैथी है, वो समानुभूति अनुभव कर पाता है, सामने वाले की भावनाओं को अनुभव कर पाता है, ठीक है। एक साइड आपको एग्जाम्पल में सवाल दिया गया होगा, इसमें 10 नंबर सवाल है, 10 नंबर नहीं 60 नंबर सवाल। एक साइड बुद्धि परीक्षण दिए गए हैं, एक साइड आपको उससे संबंधित आयु बताई गई है। तो बिने साइमन परीक्षण किस आयु से वर्ग से संबंधित है? बिने साइमन परीक्षण किस वर्ग के आयु से संबंधित है? तो बिने साइमन परीक्षण संबंधित है 3 से 15 वर्ष के आयु के बच्चों के बीच में। टर्मन बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के आयु बच्चों के लिए है? ये 2 से 22 वर्ष के बच्चों के लिए है। और पोल्टियस जो है वो 3 से 14 वर्ष के लिए है, और जो वेस्लर है 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए है। क्लियर है? 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए है। अभी अपन लोगों ने एक सवाल यहाँ पे किया है, ये सवाल। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, यहाँ पे देखो किसकी बात हो रही है? वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल की बात हो रही, सिर्फ WAIS की बात हो रही है, वो भी व्यक्तियों की बात की जा रही है। तो व्यक्तियों की एज आपको ध्यान रखनी है। और जब यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया वो किस लेवल का दिया है देखो ध्यान से। यहाँ पे जो मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पे मैं बात करूँ WISC, ये भी तो ध्यान रखिए। यहाँ पे मैं चिल्ड्रन की बात करूँ तो चिल्ड्रन के लिए 5 से 15 एज होगी, कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो कई बार। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, ये किसने कहा है? ये टर्मन ने कहा है, ध्यान रखेंगे। इंटेलिजेंस शब्द का लैटिन भाषा में क्या मतलब होता है बेटा? इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड, समझना, यानी कि, ठीक है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में अक्सर ये मानता है कि लड़के लड़कियों की तुलना में गणित और विज्ञान में स्वाभाविक रूप से अधिक बुद्धिमान होते हैं।
ये बुद्धि शिक्षक बुद्धि विशेषताओं के आधार पे शिक्षक की एक ऐसी सोच है, मतलब पहले से उसने एक धारणा बना रखी है, तो एक ऐसी सोच है उसकी, ये जो सोच है क्या है गलत, क्योंकि बुद्धि का लिंग पर कोई प्रभाव, मतलब बुद्धि पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस वजह से उसकी ये सोच गलत है। बुद्धि मापन के संक्षिप्त इतिहास के अनुसार अल्फ्रेड बिने ने किस वर्ष मानसिक आयु की अवधारणा दी थी? तो बेटा ये तो फैक्चुअल सवाल है, एकदम फिक्स फैक्ट वाला सवाल है। किस वर्ष उन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया है? 1908 में दिया था, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? थॉर्नडाइक और गैरेट द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकारों के संदर्भ में कथन दिया है। राजनेता, कूटनीतिज्ञ, व्यवसायी मुख्य रूप से सोशल इंटेलिजेंस में पाई जाती है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल कथन सही है। शिक्षक, लेखक और वैज्ञानिक मुख्य रूप से मूर्त नहीं होते भैया, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, ये लोग मूर्त बुद्धि नहीं पाई जाती, इनके अंदर अमूर्त बुद्धि होती। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, तो केवल और केवल पहला सही है। सवाल है, संवेग शब्द लैटिन भाषा के इमोवरे से बना है। इम्रोवरे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इम्रोवरे का शाब्दिक अर्थ यहां पे होता है। इम्रोवरे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गति में होना, स्टायर। एक बालक अपने आसपास के वातावरण में मौजूद किसी वस्तु को अपनी आंखों से देखता है, इंद्रियों से उसे पहचान कर उसका एक अर्थ निकालता है। संज्ञान में शामिल मानसिक कौशलों के अनुसार इंद्रियों के माध्यम से सूचनाओं को अर्थपूर्ण ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है? इंद्रियों के माध्यम से हम जब कोई अर्थ ग्रहण कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं परसेप्शन, अनुभूति करना, प्रत्यक्षीकरण करना। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? बुद्धि के सिद्धांत दिए गए। बर्ट एवं वर्नर के पदानुक्रमिक सिद्धांत में जी फैक्टर को सबसे ऊपर और एस फैक्टर को सबसे नीचे रखा गया है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑर्थर जेनसन के अनुसार स्तर 1 और स्तर 2 में सिद्धांत में, स्तर 1 और स्तर 2 के सिद्धांत में देखो आपको क्या ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे ये चीजें दी गई हैं। देखो अब जैसे ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया, तो आपको ये पता लग गया बर्टन और वर्नर का सिद्धांत कौन सा है? पदानुक्रमिक सिद्धांत। आर्थर जेन्स का स्तर 1 स्तर 2 सिद्धांत है, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन आर्थर जेनसन के स्तर 1 स्तर 2 के सिद्धांत में लेवल 1 का संबंध तर्क करने से, जबकि लेवल 2 का संबंध रटने से नहीं, उल्टा लिख दिया है इन्होंने, बस सिंपल है। लेवल 1 रटने से है, लेवल 2 तर्क करने से है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, केवल और केवल पहला सही है। ठीक है, मनोविज्ञान में संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा का सैद्धांतिक आधार किस मनोवैज्ञानिक सामाजिक बुद्धि को मानता है? मनोविज्ञान में संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा का सैद्धांतिक आधार किस मनोवैज्ञानिक के सामाजिक बुद्धि के सिद्धांत को माना जाता है? तो ये माना जाता है, आपको ध्यान रखना है, जेपी गिलफोर्ड, चार्ल्स स्पेयरमैन, नहीं 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 नहीं, ईएल थॉर्नडाइक। ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मूल प्रवृत्ति है एक साइड, आपको विलियम मैकडूगल की वो मिलान करना है। बहुत सिंपल है सवाल, मिलान करके देना है आपको। तो पहले का क्या है? शरणागति, संवेदनशीलता। तो ये बेटा जो होती है शरणागति की जब बात आती है तो ये आती कष्ट में, करुणा में। और जब हम संग्रह की बात करते हैं तो अधिकार की भावना आती है। संग्रह, अधिकार की भावना लेके आते हैं। संग्रह में हम अधिकार की भावना लेके आ रहे होते हैं। ठीक है, हास में किसकी भावना लेके आ आते हैं? आमोद की भावना लेके आते हैं। और आत्मगौरव में आत्मसम्मान की भावना लेकर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे सारे सवाल कर दिए हैं। कैमरा अभी ऑन नहीं है तो मैं आपके सामने नहीं आ पा रहा, तो यानी ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है इंटेलिजेंस और संज्ञान का। इससे एक बाहर सवाल नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने इसमें कवर करती हैं, तो आपका काम है रिवाइज करना। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।